ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे लगातार एनडीए जो का सीट में बढ़ोतरी हो रहा है, साथ साथ इंडिया गठबंधन भी लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ हमारी चर्चा में शामिल है वरिष्ठ पत्रकार बीडी निजामी जी, आपका स्वागत है। निजामी जी, चूंकि अभी लगातार जो उलटफेर हो रहे हैं, जैसा रुझान जैसा धूप बढ़ रहा है वैसा वैसा लगातार रुझान भी अलग चौंकाने वाले रुझान आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एनडीए गठबंधन को 305 और इंडिया को 213, तो ज्यादा अंतर नहीं नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इंडियन न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 305 इंडिया का बता रहा है अभी स्कोर, जो लीड बता रहे हैं, और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है वो 213। तो निसंदेह जो एग्जिट पोल बता रहा था पहले कल तक जो है वो कहीं ना कहीं उससे मैच नहीं हो रहे ये आंकड़े। तो एक तरफा था जहां पर 400-370 के आसपास नजर आ रहा था, वहीं पर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उसमें खासतौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 सीटों का दावा किया था। ये फिलहाल 213 पे, हालांकि 295 से दूर हैं, लेकिन जो एक तरफा स्वीप की स्थिति एग्जिट पोल बता रहे थे उससे ये आंकड़े जो वर्तमान में नजर आ रहे हैं ये उसको डिफर कर रहे हैं। लेकिन ये काफी शुरुआती रुझान है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दोपहर में 12-1 बजे तक जबकि 4-5 राउंड। निजामी, आप कुछ कह रहे थे निजामी जी, जिस प्रकार आंकड़े हैं 217 और 305 का जो आंकड़ा है, तो अंतर अभी कम है, क्योंकि अभी 12 नहीं बजे, अभी 10:18 हो रहे हैं। तो अभी जो अंतर है शुरुआती रुझान में जो आंकड़े आ रहे हैं और अलग अलग राज्यों के जो आंकड़े सामने दिख रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं स्थिति जो परिस्थिति है भाजपा के पक्ष पे नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी 9000 वोटों से आगे चल रहे, जो पीछे चल रहे थे अभी, और 9000 वोटों से आगे चल रहे। देखिए, मैं ये बात कर रहा था कि जैसे कि एग्जिट पोल जो बता रहे थे उससे जो आंकड़े थोड़ा सा अंतर यहाँ पर महसूस हो रहा, दिख रहा था साफ। सबसे पहली चीज तो ये कि जो पहले जब सात सुबह की जो गिनती चल रही थी वो पोस्टल बैलेट की चल रही थी, लगभग 1 से 1.5 घंटा, और उसको जो स्कोर जो स्क्रीन पर दिया जा रहा था उसको शायद जो श्रोता दर्शक कहा जाए वो देख रहे थे तो वो उसको लाइव समझ रहे थे। वो ऐसा नहीं है, लगभग 9 बजे के आसपास तक तो वही स्थिति थी, लेकिन 9 के बाद जब शुरुआत हुई एक्चुअल में, जब ईवीएम खुलना चालू हुई थी 8 बजे के बाद, तो उसके जो रिजल्ट है करीब 8:30-9 बजे के बाद आने शुरू हो गए, और उसमें जो स्थितियां हैं वो अब स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। लेकिन ये फिर भी मैं कहूँगा चूंकि अभी 10 बजे है, 10-10:15 हो रहे हैं, और अभी जो स्थिति अभी क्योंकि ईवीएम तीसरा राउंड कहीं चल रहा है, कहीं दूसरा राउंड चल रहा है, तो इस समय कुछ भी कहना, क्योंकि कहीं 14, कहीं 15, 20 राउंड तक जो है मतों की गिनती होनी है ईवीएम में। अब निजामी जी, आप चर्चा हमारी जारी थी, क्योंकि लगातार जो उलटफेर होते दिख रहे हैं, अमित शाह आगे चल रहे हैं, फिर नरेंद्र मोदी कभी पीछे और कभी आगे, तो अचानक इतना प्रचार प्रसार के बाद भी कांग्रेस अभी मतलब टक्कर दे रही है बीजेपी को, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने तैयारी की है, जिस तरह से जवाब देने का प्रयास किया, वो यहाँ पर आज साफ साफ नजर आ रहा है। सुबह 9 बजे की स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो ललन सिंह, जो कि फैजाबाद से हैं, वो पीछे चल रहे थे, और लगभग आधा घंटा पहले नरेंद्र मोदी का 5000 मतों से पीछे चलना, यह भी बहुत बड़ी घटना थी आज की तारीख में देखा जाए। हालांकि उन्होंने उस लीड को जो बैक थे उसको कवर करके वो अभी 9-10 हजार से आगे चल रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जिनके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे एनडीए पीछे है, तो वो तो उनके लिए कोई निगेटिव वाली बात नहीं है। लेकिन अगर शुरुआती रुझानों में किसी एक विधानसभा क्षेत्र से भी अगर उनका पीछे रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी घटना आज के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखी जा सकती है, कोई दो राय नहीं है। और जो यूपी की स्थितियां हैं खासतौर पर देखा जाए तो ऐसा, जबकि पिछली बार की जो स्थिति थी 62 सीटें थी सीधे भारतीय जनता पार्टी की, उसमें से कमी नजर आ रही है, और जबकि एक 370 और 400 पार के नारे के साथ जो एनडीए चुनाव मैदान में उतरी थी, फिलहाल वो तस्वीर अभी उसके आसपास नजर नहीं आ रही है। और इंडिया गठबंधन के लोग, जिसमें खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस तरह से मिलकर लड़ रही है यूपी में, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रही है। देखिए, हरियाणा का रुझान देखेंगे, कांग्रेस 6, बीजेपी 4, आपका वहां पर खाता नहीं खुल पाया है, तो कहीं ना कहीं हर राज्यों में जो स्थिति है टक्कर की स्थिति है। आप मध्य प्रदेश में, लेकिन 29 में 29 भाजपा बढ़त है,
तो मध्य प्रदेश की स्थिति भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है उनके लिए खुशी की बात है कि तमाम जितने भी कांग्रेस के नेता हैं मध्य प्रदेश में सुबह से ही पीछे चल रहे थे, जैसा सर ने बताया कि चूंकि शुरुआती दौर के रुझान है और आने वाले वक्त में ईवीएम जब खुलेंगे, जब सब ईवीएम खुलेंगे तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। मगर अभी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 29 सीटों पर कांग्रेस लगातार। आप अभी विक्रमादित्य कह रहे थे कि जो एग्जिट पोल है वो फेक है जी, बनाया हुआ है। इसी में एक और अपडेट दे दूं, 20,000 इन्हीं के अगेंस्ट में कंगना रनौत खड़ी है, वो 20,000 वोटों से अमेठी से 15,000 से स्मृति ईरानी पीछे। हाँ, ये बड़ी खबर है कि अगर स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री है और वो पीछे चल रही है तो कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस के काम तो ये नहीं हो रहा है। देखिए, हाँ, मैं वही कह रहा था कि उत्तर प्रदेश जो कि इस देश की का एक बहुत बड़ा आईना है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार मांग रही थी कि 80 में 80 सीटें हम जीतेंगे, एक बहुत बड़ा दावा था। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो अभी जो काउंटिंग वहाँ चल रही है ईवीएम की, वो लगातार अप डाउन हो रहे देखा जाए तो स्मृति ईरानी अभी जबकि आगे चल रही थी पहले राउंड से ही, वो 15,000 मतों से पीछे चल रही हैं। हम बात करें अगर यहाँ पर हरियाणा की, हरियाणा में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री को बदला था, सैनी को मुख्यमंत्री बना, मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया था। और मनोहर लाल खट्टर जिनको लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, पहले राउंड में वो जो शुरुआती दौर में 1 घंटा पहले वो पीछे चल रहे थे। पंजाब में भी वही स्थिति लगभग बीजेपी वहां से साफ दिख रही है। पंजाब की स्थिति यह है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी निसंदेह जैसा देखा जाए तो उनके लिए कहीं खुद की जमीन नजर नहीं आ रही थी। वहां पर सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में नजर आ रहा था। जहां पर विधानसभा की बात करें तो आम आदमी पार्टी का वहां मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान, और शायद इसी वजह से क्योंकि दोनों पार्टियों को लग रहा था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है, उन्होंने आपस में समझौता नहीं किया और वो सीधे सीधे ताल ठोक कर मैदान में उतर गए। मतलब एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता 7 सीटों पर दिल्ली में तो हो गया, लेकिन जो 13 सीटें हैं पंजाब की उसमें नहीं हो पाया और वहां पर ट्रेंगुलर कॉन्टेस्ट बन गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम दोनों पार्टियां जो हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, उनको ये विश्वास था कि दोनों भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे हैं और जो अभी जो रुझान बता रहे हैं वो तो कम से कम इसी बात को इशारा कर रहे हैं। जी, आप लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तेलंगाना में भी बीजेपी की जो सीटें हैं बड़ी है, 10 सीटें तेलंगाना में। तो अगर पूरे चुनाव प्रचार की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने ताकत झोंक दी थी। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस बार जबकि दक्षिण के हिस्से में भारतीय जनता पार्टी का कोई खास अहमियत नहीं, मतलब कोई वजूद नहीं रहा, गिनती नहीं मिलते थे वहाँ पर। बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जिसमें केरल है, तमिलनाडु है, तो केरल में तो खाता भी नहीं खुला था। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान दक्षिण भारत को खासतौर पर फोकस किया। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये वो सीटें, ये वो जगह, पांडिचेरी, जिसमें खासतौर पर लगातार उन्होंने दौरे किए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए और अपने इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने वहां पर प्रयास किए हैं। इससे ये तो तय है कि इस बार वहां पर खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है और पिछले 2014 और 2019 इनके मुकाबले 2024 में एनडीए का जो है की स्थिति जो है दक्षिण भारत में पहले से बेहतर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उत्तर भारत के कुछ राज्य जिसमें अभी दिख रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश जिसमें और वहाँ की स्थितियां बदल रही हैं। बिहार में सिर्फ 1 सीट थी, 39 सीटें, 40 में से 39 सीटें थी एनडीए के पास। ये तय है कि वहाँ पर जो है कम से कम 5-7 सीटों का नुकसान। क्या 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया था या भारतीय जनता पार्टी कह रही थी 400 पार, इस बार 400 पार? तो जो अभी 11 लगभग 10:30 बज गए हैं और 10:30 में 302 के ऊपर नहीं जाते दिख रही है। तो क्या 400 पार का आंकड़ा, ये तो रुझान है क्योंकि अभी नतीजे नहीं आए, ये तो शुरुआती रुझान है, तो 302 का अभी आंकड़ा है और ये 400 पार का हो सकता है क्या? देखिए, 2 चुनाव जो हुए, 2 दौर के चुनाव हुए, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं ने 400 पार कहना बंद कर दिया था और इस बात को इंडिया गठबंधन के लोगों ने फोकस भी किया था कि जो भी जिस ढंग से वहां पर मतदान हुए पहले 2 चरण के, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपने पक्ष में नजर नहीं है, शायद इसीलिए उन्होंने स्ट्रेटेजी बदली, बाद में साउथ पे ज्यादा फोकस किया। लेकिन जिस विश्वास के साथ उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा देकर के शुरुआत की थी चुनाव अभियान की, 2 चरण के मतदान के बाद इनके आत्मविश्वास में भाजपा के और एनडीए के नेताओं में वो कमी साफ साफ तो देखी गई, जो आखिर तक 2007वें चरण तक जो है ये
कमजोर, आत्मविश्वास में कमी थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और यहीं से इंडिया गठबंधन के नेताओं का हौसला बढ़ गया था और उन्होंने जिस तरह से घेरने का प्रयास किया है, एनडीए को जिस तरह से घेरने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, वो हम सब ने देखा है। हालांकि नतीजे तो शाम तक या दोपहर के बाद जब साफ होगी स्थिति तस्वीर, लेकिन ये एक रोचक मुकाबला इस बार जरूर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बना दिया है। और उन्होंने भी एक आत्मविश्वास के साथ एक नारा दिया था 295 से ज्यादा हमारी सीटें रहेंगी ऐसा करके। हालांकि ये देखा जाए तो माइंड गेम भी इसको कहा जाए। माइंड गेम होता है एक तरफ से, इसमें एक सामने वाले प्रतिद्वंदी को हतोत्साहित करने के लिए इस तरह के जुमलेबाजी की जाती है। राजनीति में ये सिस्टम पिछले कम से कम 15-20 सालों से तो ज्यादा बढ़ा है, इसको देखा जा रहा है। और ये विधानसभा चुनाव में भी देखा जा रहा है, जबकि बीजेपी उनके लोग इस बार 200 पार 300 पार पश्चिम बंगाल में हुआ, हालांकि फेल हो गया ये मामला। ऐसे कई राज्यों में फेल भी हुआ है, लेकिन ये जो एक जुमलेबाजी बन गई है। निजामी जी, लगातार एनडीए गठबंधन के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे, 222 हो गए हैं प्लस अदर 20, तो अगर हम दोनों को मिलाए तो 244 है, 242 का आंकड़ा दिख रहा है। तो 242 और 302 अगर इसमें अंतर कहे तो सरकार बनती कहीं नजर नहीं आ रही किसी की भी। अभी रुझान है, फिलहाल अभी रुझान है। देखिए इस बार यह अभी भी क्या है, एनडीए गठबंधन तो प्लस में दिख रहा है, सिर्फ उनको जीत का जो जादुई आंकड़ा है वो 272 का है। हाँ निजामी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही, सांसद मनोज तिवारी है आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के कन्हैया कुमार पीछे चल रहे हैं और आप नेता सोमनाथ भारती पीछे चल रहे हैं। गांधीनगर से अमित शाह 3 लाख से ज्यादा वोट से आगे चल रही है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। और 3 लाख, और आपको बता दें अमेठी से स्मृति ईरानी 14,000 वोटों से पीछे चल रही। केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, हमारे दर्शकों को बताया कि स्मृति ईरानी 14,000 वोट से पीछे चल रही है। मंडी से कंगना रावत 22,000 वोटों से आगे चल रही है। तो कंगना रावत के लिए ये पहला चुनाव है और ये स्टार मतलब अभिनेत्री से नेता बनी है, तो ये अच्छी बात है उनके लिए। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर 56,000 वोट से आगे चल रहे हैं। गोरखपुर से रवि किशन 15,000 वोट से आगे चल रहे हैं। हमारे दर्शक को ये बताना जरूरी है कि जो प्रत्याशी बड़े चेहरे हैं, तो आपको फिर से हम बता देते हैं, दिल्ली से मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के कन्हैया कुमार पीछे चल रहे हैं। ये कांग्रेस ने इन्हें कन्हैया कुमार को उतारा था। वहीं दिल्ली की सीट है ये। हाँ जी, वहीं आपके नेता सोमनाथ भारती पीछे चल रहे हैं। और गांधीनगर से सबसे बड़ी खबर है और बड़ा ब्रेकिंग है कि 3 लाख वोट से ज्यादा, तो ये अमित शाह के लिए बहुत बड़ी बात है। उनके संसदीय क्षेत्र में अगर इस प्रकार की लीड अगर मिलती है, तो चूंकि अभी शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में 3 लाख पार करना, तो ये मान सकते हैं कि उनकी जीत तय है। बिल्कुल। गांधीनगर के देखिए जहाँ तक है अमित शाह का, वो इस बार उन्होंने एक ध्येय बनाया है कि एक रिकॉर्ड बनाना है वहाँ पे, और वो 10 लाख से अधिक मतों से जीतने की तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं शुरुआती दौर से ही। और जो उन्होंने मेहनत की है, जिस तरह से उनका आभा मंडल है अमित शाह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वो है अमित शाह का। और गांधीनगर जो सीट है निसंदेह परंपरागत रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, और इसलिए वहां पर यदि रिकॉर्ड बनता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर हाँ, लेकिन जैसे अमेठी का देखिए, अमेठी 14,000 मतों से पीछे है। किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया जिस ढंग से, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने काफी मखौल उड़ाया था उसका, या एनडीए के लोगों ने, कि इनके पास राहुल गांधी भाग गए, वहां से हट गया अमेठी का छोड़ना, तो इसको लेकर के। लेकिन आज जो रिजल्ट फिलहाल जो दिख रहा है, वो एक बार सोचने के लिए जरूर कह रहा है कि देखिए 14,000 मतों से स्मृति ईरानी अगर किशोरी लाल शुक्ला से पीछे हैं, तो यदि यहाँ पर कोई राहुल गांधी स्वयं लड़ते तो शायद वो इससे ज्यादा अंतर उनके फेवर में हो सकता था। तो इसलिए राजनीति में, लेकिन फिर भी अभी चूंकि मैं फिर कहूंगा कि अभी तीसरा दौर ज्यादा चल रहा होगा, ये चौथे राउंड में पहुंचे होंगे, लगभग 20 राउंड की गिनती होनी है। इसलिए जब तक 10-12 राउंड कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक जो मतों का अंतर है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अब जहां पर मतों का अंतर कम होगा वो कवर भी किया जा सकता है, और जब मतों का अंतर, जैसे अमित शाह गांधीनगर निसंदेह 3 लाख वोटों से आगे हैं, ये बड़ा अंतर बन चुका है, इसलिए वहां तो कोई परिवर्तन के रिजल्ट में संभावना नजर नहीं आती। लेकिन अन्य जो सीटें हैं जहां पर क्योंकि लोकसभा चुनाव में
10,000 20,000 भी कोई मायने नहीं होता। देखा जाए तो 10-20 हज़ार के जो अंतर है कभी भी आखिरी राउंड में भी पलट सकती है बाजियां। इसलिए जब तक ये अंतर 2 लाख 3 लाख से ऊपर का ना हो तब तक। जी, पंजाब में बीजेपी पूरी तरह साफ दिख रही है, कांग्रेस 6 सीटों पर, आप 3। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग है कि पंजाब में बीजेपी पूरी तरह साफ नजर आ रही। नतीजों जो शुरुआती नतीजों है उसमें भी बीजेपी नहीं दिख रही, कांग्रेस और आप दिख रही है। तो ये आपके लिए एक अच्छा है। 3 पर अभी पंजाब में दिखा रहे, 3 में आप जो आम आदमी पार्टी है उसके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो पंजाब में जो प्रदर्शन है वैसे भी पहले से भी ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी मेहनत अन्य राज्यों में की है, जिस तरह से उनको जो सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं, जहां पर आप तमिलनाडु में देखिए, देखा जाए तो उन्होंने एक ब्रेकिंग निजामी जी, एक ब्रेकिंग आया है वाराणसी से, पीएम नरेंद्र मोदी 21,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो एक बड़ी खबर है कि मतलब प्रधानमंत्री भी की स्थिति मजबूत हो गई है। अब देखिए, रायबरेली से भी राहुल गांधी 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये एक मतलब चौंकाने वाली बात नहीं कहूंगा मैं इसको, क्योंकि रायबरेली में लगातार ये उनकी परंपरागत सीट है। रायबरेली जो है गांधी परिवार की परंपरागत सीट है और एक सुरक्षित सीट मानते हुए रायबरेली ने अमेठी के बजाय उसको चुना। लेकिन वाराणसी से जो महत्वपूर्ण बात है, इस बात एक बड़ी खबर आ रही है, नकुलनाथ पीछे, दिग्विजय सिंह पीछे। ये मतलब चूंकि कमलनाथ की जो सीट है छिंदवाड़ा, वहां से कमलनाथ को कोई नहीं हरा सकता था, ये कहा जाता था। लेकिन अभी जिस प्रकार जो शुरुआती रुझान आ रहे पीछे, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 29 में से 28 सीटें 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। एकमात्र सीट जो नकुलनाथ की थी वो कांग्रेस के हिस्से में आई थी। लेकिन अभी भी ये शुरुआती दौर है, अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मध्य प्रदेश का देखें आप, तो इंदौर की सीट जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने सरेंडर कर दिया था, देखा जाए, और वहां पर जैसा सूरत में हुआ, खजुराहो में हुआ, मध्य प्रदेश में 2 जगह हो चुका था, ये तीसरी सीट थी जहां पर एक हिसाब से वॉकआउट टाइप की सीट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इंदौर का में नोटा दूसरे नंबर पर दिखा रहा है। इंदौर नोटा दूसरे तो ये बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अगर कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है तो वहां पर जो विपक्षी लोग हैं या जो उन्होंने मतलब इसको जो मतदाताओं ने भी शायद इस चीज को अच्छा नहीं समझा। जी बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं वो लोग बीजेपी के कैंडिडेट से भी संतुष्ट नहीं है। इंदौर की बात कर रहा हूँ, इसीलिए शायद आकाश बम नाम था उनका, जो वहां से सीट छोड़े कांग्रेस के प्रत्याशी। तो लेकिन जो नोटा का दूसरे नंबर पे आना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो भाजपा के कैंडिडेट से भी असंतुष्ट है, और इसीलिए उन्होंने नोटा को अभी कंपटीशन में, मतलब अभी तो कैलाश विजयवर्गीय की सीट है, ये कैलाश विजयवर्गीय सीट, हाँ जी हाँ। और वहां पर जो वहां के क्या कहा जाए राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय, और उनके हाथ में सब कुछ था। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है कि बृजमोहन अग्रवाल लगातार बढ़त बनाए हुए लगभग 50,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल पंजाबी मौजूद है, तो लगातार छत्तीसगढ़ की हम बात करें, जैसा मुकेश जी ने कहा कि 5 सीट पर कांग्रेस आगे, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पर भरोसा इस बार जता रही। देखिए, इसमें देखा जाए अभी जो शुरुआती रुझानों में ये भी अप्रत्याशित है। जब एक तरफ लग रहा था कि 10 के 10 सीट 11 सीटें भाजपा की तरफ जा सकती हैं, जैसे कि एग्जिट पोल बता रहे थे, कांग्रेस ने यहाँ पर 4 से 5 सीटों की दावेदारी जो नजर आ रही थी उनकी जीतने की, अब वो बात सच साबित होती है। अब सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है। वजह कुछ एक तरफ बड़ा चेहरा है भूपेश बघेल का, जो लगभग 46 से 5,000 मतों से आगे चले थे। दूसरे अन्य जो है, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना को सामने रखा है। 1 लाख रुपए हर साल देने की बात की, लगभग 8 से 8,500 रुपए महीने की बात हो रही है। यदि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जो अभी रुझान दिख रहे हैं, अगर 4 सीटें भी कांग्रेस जीत पाती है तो निसंदेह महालक्ष्मी योजना का भी कहीं ना कहीं प्रभाव को माना जा सकता है कि क्योंकि अभी 1,000 महीना भारतीय जनता पार्टी दे रही है। नहीं, ये तो ठीक है, 1,000 वाला जो नौकरी का वादा जिस प्रकार किया गया है, तो कहीं ना कहीं युवा इस बार कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को ज्यादा सपोर्ट किए, मुझे लगता है। ये बात सही है, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि पूरे देश में अगर देखा जाए, अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने चाहे राम मंदिर कश्मीर का मुद्दा बनाया, तो इंडिया गठबंधन ने
युवाओं के लिए नौकरी, किसानों की समस्याएं और महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटी हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात है। ये 3 मुद्दे उन्होंने सामने रखे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी दिखा कि जो जगह जगह डिबेट्स हुए बीच में विभिन्न राज्यों में, जो देखने को मिला, वहाँ का जो युवा मतदाता था उसने खुल के इस बार अपनी बात रही है कि भैया हमारी नौकरी का, हमारा भविष्य का। पेपर जिस ढंग से लीक होते रहे हैं देखा जाए बीच में लगातार, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लगातार 4-4, 5-5 बार पेपर लीक होने के वजह से जिस ढंग से परीक्षाएं रद्द हुई हैं, उससे युवाओं में जबरदस्त आक्रोश था सरकार के खिलाफ। और शायद ये जो एक रिजल्ट जो अभी जो नजर आ रहे हैं, मतलब जो आशातीत सफलता इंडिया को नहीं मिल रही है, उसके पीछे युवाओं की नाराजगी भी शामिल हो सकती है। जी। तो कहीं ना कहीं आप जिस प्रकार बोल रहे हैं कि जो युवा है कांग्रेस या एनडीए गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है, तो नतीजा दिख रहा है कि लगता है कि 4 बजे तक आंकड़े साफ हो जाएंगे सारे। लेकिन जिस प्रकार ऊपर नीचे हो रहा है, 303 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी एनडीए जाते नहीं दिख रही है। ये रुझान जो है एक तरफा नहीं है, एक तरफा नहीं है। सीधी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि 2014 2019 के जब काउंटिंग का समय था, तो एकदम तो शुरुआत से जिस ढंग से बीजेपी ने बढ़त ली थी या एनडीए ने बढ़त ली थी, वो लगातार कायम थी दोनों चुनाव में देखा, और एक तरफा बढ़त थी उसमें, मतलब इतना कम अंतर नहीं था। अभी जो है 272 का जादुई आंकड़ा 303 है, लेकिन अभी शुरुआती है, इसलिए 20-25 की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन आपको एक ब्रेकिंग है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान, इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में बढ़त रुझानों में इंडिया गठबंधन की सरकार रुझान में कांग्रेस 100 सीट पार कर रही है। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से कि अगर कांग्रेस वहां बढ़त बनाए है तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्योंकि यूपी से ही प्रधानमंत्री का चुनाव या तय होता है। बिल्कुल, यूपी तय करता है देश की राजनीति को। तो कहीं ना कहीं ये बताइए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब नजर आ रही है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति, 29 पे 29। मध्य प्रदेश में तो 29 में से 28 तो पिछली बार भी थी देखा जाए, तो इसलिए वहां पर एक सीट का बढ़ना कोई नहीं, उनकी 28 सीटें बना रहे हैं। बात करते हैं यूपी की बात है, यूपी में जो हो रहा है वो वास्तव में एनडीए के लिए चिंता की बात है कि उसमें इतना बड़ा अंतर कैसे। जबकि वो उनके लिए सारे नेता जो दावा कर रहे थे कि 80 में 80 सीटें इस बार हम लाएंगे, अब वो मामला 50-50 में आ जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, चमत्कारिक कहा जाए इसको। और कांग्रेस जिस ढंग से 100 सीटों पर दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने भी नेता थे तमाम अपने डिबेट्स में इस बार कहते इस बार 40 सीट भी नहीं आएगी। पिछली बार 2014 का जो चुनाव था सबसे कम सीटें थी कांग्रेस की पूरे इतिहास में, 75 सालों के इतिहास में सिर्फ 44। लेकिन उसको जब 19 का जो मामला चुनाव का परिणाम तब 52 सीटों पर पहुंची। लेकिन इस बार जिस ढंग से 400 पार के नारे के साथ एनडीए गठबंधन चुनाव, एक बड़ा ब्रेकिंग, बीजेपी 9 कांग्रेस 2। अभी छत्तीसगढ़ की एक अभी ताजा अपडेट है। तो अगर अभी 2 पर, चूंकि यहाँ पर भी ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस मजबूती की ओर दिख रही है। तो 11 सीटों में कांग्रेस 2 पर अभी आगे चल रही है। हाँ, इसमें ये लगातार रिजल्ट जो रुझान है फ्लेक्सिबल होते आ रहे हैं। शिव डहरिया जो जांजगीर के थे बीच पहले राउंड में पीछे चल रहे थे, बाद में दूसरे राउंड में वो आगे हो गए थे। वैसे ही राजनांदगांव की स्थिति तो क्लियर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो रायपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर निसंदेह इसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई खतरा नहीं है। लेकिन कांकेर की सीट है जिसमें कांग्रेस की उम्मीदें रही हैं, कोरबा की सीट है जहां पर कांग्रेस की उम्मीदें रही हैं, और महासमुंद सीट है, बिलासपुर भी। राजनांदगांव भूपेश बघेल, चूंकि हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे थे तो भूपेश की स्थिति मजबूत है और भूपेश शायद इस चुनाव में वहां से सांसद हो सकते हैं। ये पहली सीट है राजनांदगांव जहां से कांग्रेस जो है शुरुआती दौर से आगे चल रही है। और भूपेश बघेल के लिए भी नया चुनाव इसलिए हो सकता है कि इससे पहले भूपेश बघेल 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, एक दुर्ग से और एक रायपुर से। ये उनका 3रा लोकसभा क्षेत्र है और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद एक बड़े चेहरे के रूप में कांग्रेस के पूरे छत्तीसगढ़ में उभरे हैं। और जिस ढंग से उन्होंने
मोदी के खिलाफ लगातार बयानबाजी की है। जिस तरह से उनके ऊपर 2000 करोड़ रुपए की जो शराब के धंधे में अवैध उगाही का जो आरोप लगा हुआ है, लगातार उस पर घिरे रहे, ईडी की रेड पड़ती रही है लगातार। लेकिन आपने कहा ईडी, अब ईडी से अच्छी बात याद आई, लगातार छापे पड़े, लेकिन जो नतीजे है तो ईडी के कारण भी हो सकते हैं नतीजे। देखिए बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए आम पब्लिक कुछ नहीं कर सकती। आम पब्लिक सिर्फ ये कि 5 साल बाद अपनी मत इच्छा जाहिर इसी ढंग से करती है। और कहीं ना कहीं ये बात आम पब्लिक को भी ऐसा लगता है कि शायद में आई होगी कि ईडी के छापे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर क्यों नहीं पड़ते, सिर्फ विपक्षी नेताओं के उनके ऊपर ही क्यों पड़ते रहते हैं। और लगातार ये सवाल चर्चा में रहा है। तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों ने समय समय इस बात पर उठाया है। और चाहे वो पश्चिम बंगाल का मामला हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे कहीं पर भी हो, अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में भी खासतौर पर देखा जाए शिवसेना के नेताओं के ऊपर छापे पड़े, संजय राउत के ऊपर पड़ा। संजय राउत ईडी की चपेट में आने के बाद लगभग 100 दिन अंदर भी रहे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ईडी का जो रहा है अभी दो मुख्यमंत्री इतिहास के, मतलब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल, ये ईडी और जो इनकम टैक्स वगैरह की जो चीजें, शराब घोटाला, ये जो जिन्होंने एक माहौल बनाया एनडीए के नेताओं ने, उसकी चपेट में आकर के दो मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। और कहीं ना कहीं ये बात आम जनता के मन में कहीं टच की। हालांकि हेमंत सोरेन ने पहले इस्तीफा दे दिया था, पर अरविंद केजरीवाल डटे रहे। एक ब्रेकिंग आप हम अपने दर्शकों को बताया कि अखिलेश यादव भी आगे चल रहे हैं, तो कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जितने इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख चेहरे हैं सब की मतलब सब आगे चल रहे हैं। देखिए जैसे रायबरेली की सीट है, जैसा कि पहले सोनिया गांधी लड़ी वहां से, सेम कन्नौज का भी वैसी वही हाल है। मुलायम सिंह जी की सीट थी, मुलायम सिंह जी वहां से लड़े और अब अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। रायबरेली से कभी कांग्रेस नहीं हारी है, लेकिन कन्नौज से पिछला चुनाव 2019 में डिम्पल यादव हार गई थी। और उनकी जो परंपरागत सीट है वो समाजवादी पार्टी की, वो मैनपुरी, तो इस बार सबसे सुरक्षित मैनपुरी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की थी। तो इस बार अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को सबसे सुरक्षित सीट दी मैनपुरी, और वो खुद उनकी जगह जहां से कन्नौज से हारी थी उन्होंने खुद ले। और ये जो निर्णय लिया अखिलेश यादव ने पहले से नहीं लिया था, ये ऐन 1-2 दिन पहले, मतलब जो नामांकन का आखिरी दिन, पहले उन्होंने अपने भतीजे का नाम वहां से अनाउंस किया हुआ था, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वो होंगे। लेकिन ऐन मौके पर अचानक अप्रत्याशित रूप से उन्होंने स्वयं चुनाव लड़ने की घोषणा की और कन्नौज से दावेदारी की। और चूंकि बहुत बड़ा नाम है, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में और इंडिया गठबंधन का भी, तो वो जाहिर सी बात है कि निजामी जी एक ब्रेकिंग है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और राजनांदगांव और बस्तर 2 सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल और बस्तर प्रत्याशी वीरेश ठाकुर के लिए कवासी लखमा क्षमा जाएंगे कवासी लखमा, तो ये दोनों सीटों पर बढ़त है। और चूंकि कवासी लखमा जमीनी स्तर के नेता है बस्तर के लिए, तो कहीं ना कहीं बढ़त। आप हम लगभग आधा घंटे से हमारी चर्चा चल रही है। आप हमारे टीवी स्क्रीन, इंडियन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 303 के आगे नहीं बढ़ रही है एनडीए, ठहराव आ गया है, ठहराव आ गया। अगर चूंकि मतगणना तो जा रही है, तो अगर ईवीएम खुल रही है तो जो एनडीए का 303 के आगे ये बढ़ता नजर नहीं हो रही है। कहीं अगर बढ़ भी रहे होंगे तो कहीं घट भी रहे होंगे, इसलिए ये आंकड़ा शायद आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का जो चुनाव है निसंदेह थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि कवासी लखमा की स्थिति वहां पर उतनी अच्छी नहीं महसूस हो रही। लेकिन लगातार अभी हमारी जो पिछले सप्ताह वहां के लोगों से बातचीत हुई, तो उसमें 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कवासी लखमा का अच्छा प्रभाव है। इसमें बीजापुर खासतौर पे एक ऐसी जगह है जहां से उनकी खुद की जो विधानसभा सीट है कोंटा, वो वहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी सीट है दंतेवाड़ा की। ये जो अंदर जिस प्रकार निजामी जी आपको बता रहे कि जो आंकड़े हैं एनडीए के 303 जो उसके आगे नहीं बढ़ रहे, पिछले आधे घंटे से हमारी चर्चा हो रही है। अभी कुल रुझान 543 सीटों पर, अभी कुल 300 देखिए कम हो गए, अब 300 हो गए। तो कहीं ना कहीं एनडीए के ऊपर भारत के जो नागरिक है कहीं ना कहीं या उनके गठबंधन के जो साथी है, या वो पिछड़ रहे या भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए क्या होता है कि अति आत्मविश्वास भी कई बार इंसान को धोखा दे जाता है। और जो भी जिस ढंग से
प्रचार प्रसार हुआ है पिछले लगभग 2 महीने के अंदर, और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के नेता टीवी पर आकर जिस ढंग से बात और जिस ढंग से डिबेट हुए हैं, तो उसका एक फायदा भी हुआ है कि विपक्ष को भी अपनी बात कहने का मौका मिला है और पब्लिक को निर्णय लेने का। मैं आपको रोकना चाहूंगा, जिस प्रकार इंडिया गठबंधन ने मुद्दा उठाया बेरोजगारी का, महंगाई का, लोगों की समस्या का, तो शायद उसका असर दिख रहा है कि भारत की जनता कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। लगातार आप आंकड़े ऊपर नीचे होते देख रहे हैं, तो 221 में इंडिया गठबंधन पहुंच चुकी है। इंडिया 300 से 300 तो 301 था, तो 302 था, फिर वापस। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े उलट फेर हो रहे। अभी नए ब्रेकिंग आए, राजनांदगांव से भूपेश बघेल पीछे, अभी तक आगे चल रहे थे, अभी पीछे हो गए। तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे का वो अभी 2000 वोटों से ही आगे है। कोरबा से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत आगे हो गई है, ये पीछे चल रही थी। तो आगे पीछे का दौर जारी है और लगातार जो मेरठ से बीजेपी के अरुण गौली जो पीछे थे वो आगे वो जो रामायण के राम का पात्र है ना, और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा 2733 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कार्यकर्ता कभी खुशी कभी गम वाला भी सिलसिला चल रहा है। 1 बजे तक ऐसी चलेगी। 1 बजे के बाद इन रुझानों देखिए, बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप 3939 वोट से बढ़त बनाए हुए, तो कहीं ना कहीं खवासी लगमा फिर पीछे हो गए। तो ये जो कभी खुशी कभी गम जो चलेगा अभी विधानसभा वाइज एक्चुअल में जब काउंटिंग होती है कहीं ना कहीं, और पर्टिकुलर बूथ में कहीं कम ज्यादा ये होता रहता है, उसी का ही परिणाम है कि अभी ये सब ऐसा ही चलेगा जब तक कि कम से कम 8 या 10 राउंड मतगणना पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी रिजल्ट पर भरोसा करना उचित नहीं है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो एनडीए है 300 सीट के रुझान आए हैं, जिसमें एनडीए 300 पर आगे चल रही है और इंडिया गठबंधन 221 पर और अन्य जो है 24 पर बढ़त बनाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश से ब्रेकिंग है, चारों सीट पर बीजेपी आगे चल रही है।